हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन बंसल फ्रॉम SREP आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक अपनी पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं। जैसे कि सोवियत प्रणाली के बारे में हम जान चुके हैं, अमेरिका की प्रणाली के बारे में जान चुके हैं, दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में जान चुके हैं। तो बात करते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत क्या होता है। इस शब्द का अर्थ है पूरा विश्व। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या होता है, जब पूरा विश्व शक्ति के दो केंद्रों में बंट गया था और जब सोवियत संघ यानी एक केंद्र उसमें ख़त्म हो गया, इसको हमने दो ध्रुवीयता का अंत कहा था। और फिर हमने बात करी थी सोवियत प्रणाली की, अमेरिका प्रणाली की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीज़ों को जानकर चलेंगे, बेस को लेकर चलेंगे, बेस को नहीं छोड़ना, फिर हम आगे की बात करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं द एंड ऑफ बायपोलरिटी, यानी इसका मतलब है दो ध्रुवीयता का अंत। जब पूरा विश्व शक्ति के दो केंद्रों में बढ़ जाए, वो शक्ति के दो केंद्र कौन से थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच होड़ लगी थी, आप सभी को पता है, हथियारों की होड़ लगी थी। इस चीज़ की होड़ लगी थी कि हम बताएं कौन ज़्यादा महान है, कौन ज़्यादा महाशक्ति कहलाएगा, सोवियत संघ और अमेरिका। एक घटना मैं आपको बता चुका हूं, बर्लिन की दीवार, जिसमें 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। जिसको तोड़ा किसने था, गुंटस गोवोकिस। ये नाम पूछे जाते हैं, प्लीज़ इन्हें लिखते चले और ध्यान देते चले। गुंटस गोवोकिस के द्वारा बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, वो घटना बर्लिन का एकीकरण कहलाई। इसी चीज़ के बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यही सारी घटनाएं हमने पिछले सेशंस में या पिछली वीडियोस में डिस्कस करी थी। इसके बारे में हम आगे जानना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन। तो पूरे विश्व में क्या हुआ, अमेरिका एक महाशक्ति बनकर रह गया। एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, इसी बात पर हमारा अगला चैप्टर डिपेंड करता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका क्या बना, अमेरिका बना ओनली वन महाशक्ति, यानी पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति थी, कौन, अमेरिका। अगले चैप्टर का नाम है अमेरिकी वर्चस्व या वर्चस्व की राजनीति। वर्चस्व शब्द को हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। तो सोवियत संघ में हमने सोवियत प्रणाली को पढ़ा था। सोवियत प्रणाली में साम्यवाद पर आधारित, यानी जो सोवियत प्रणाली थी वो साम्यवाद पर आधारित थी, जन कल्याण की धारणा को लेकर आगे बढ़ रही थी। सोवियत प्रणाली में ये बात थी कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए। आगे था कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वही पूरे सोवियत संघ व उसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं, गणराज्य आते हैं, उन सभी के ऊपर शासन करने का काम किया करती थी। यानी ये अभी हम इसकी क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं। क्वालिटीज़ क्यों, आप देखो, आपका कोई टीचर है वो बार बार चेंज हो रहा है। आज आप कहीं और पढ़ रहे हो, कल कहीं और पढ़ रहे हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सेम एज सोवियत संघ में नहीं हुआ कि वहाँ पर एक ही पार्टी थी, एक ही विचारधारा चल रही थी। वो हमेशा यही कोशिश किया करते थे, एक पार्टी होगी तो राजनीति में फूट नहीं आएगी, एक पार्टी देश को आगे लेकर जाएगी। अगली हमारी बात है न्यूनतम जीवन स्तर। कई बार बता चुका हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी भी है गोविंदा जी जिसमें हैं, चलो वो आगे बात करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान सोवियत संघ में हर किसी को दिया गया था। जैसे एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान देने के पीछे तात्पर्य क्या था, क्यों दिया जाता था। एक बात सोचो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, शायद आप में से किसी के फादर 10,000, किसी के फादर 20,000, किसी के फादर 50,000, किसी के फादर 1 लाख कमाते होंगे। तो शायद जो 1 लाख वाला बच्चा है वो काफ़ी अच्छी फीस में अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ता होगा, जो 10,000 वाला बच्चा है वो थोड़ा पीछे होगा। तो इसी चीज़ को देखा जाए, मानो आपको रोटी, कपड़ा और मकान सरकार दे रही है, यानी पेट भर दिया, तन पर कपड़ा दे दिया और छत, सर पर छत दे दी। अब आप क्या सोचोगे कि मैं अपना पेट भर रहा हूँ, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अब हम क्या करते हैं, शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, यानी आप शिक्षा पर खर्चा करोगे, अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करोगे। इससे क्या होगा, आपका विकास होगा। अगला है बेरोजगारी ना होना। सोवियत संघ की या सोवियत प्रणाली की विशेषता यह थी कि इसमें बेरोजगारी नहीं थी, अर्थात लोगों को काम दिया जाता था। जैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस टाइम 12th में हैं, आप आगे क्या करेंगे? कई बच्चों को क्लियर है कि कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद एमए कर लोगे, उसके बाद जॉब का या एक लेवल पर आकर आपको कुछ मिलेगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। परंतु सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, यानी प्लान तरीके से काम होता था कि यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको इस तरीके की जॉब मिल जाएगी, ये कर लेते हैं तो आपको इस तरीके की जॉब मिल जाएगी। इन चीज़ों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम एक और टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं सॉरी, इसके विघटन के बारे में। अब इसके विघटन के ये मैंने कारण लिखे हैं, यानी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। चलिए पढ़ते हैं इसे। नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था जानते हो बेटे? इसके अंदर क्या होता है? नौकरशाही व्यवस्था के अंदर जो देश है वो जो भी कहेगा वहाँ की जनता, वहाँ के प्रशासन को उसी तरीके से करना पड़ेगा। वहाँ की जो व्यवस्था होगी इसी प्रकार से होगी। अगर आप देखें, अगर आपके घर में कोई नौकर है या आपने एक मेड रख रखी है, आप उसे क्या कहते हो? टेबल पर कपड़ा मारो, पर्दे साफ़ करो, टीवी साफ़ करो, यहाँ पोछा मारो, वहाँ झाड़ू मारो, और वो करती है। इसी प्रकार नौकरशाही प्रणाली थी, यानी सोवियत संघ ने अपने संघी देशों को, जो उसके साथ के देश थे, जो काम उनसे बोला करना पड़ता था। मानो आपका एक ग्रुप है, आपसे कहा गया, आपके एक दोस्त की लड़ाई हो गई, आपने कहा चलो भी चलो सारे लड़ने चलो, वही वहाँ पर हुआ करता था। इसी चीज़ को कहते हैं नौकरशाही, यानी सोवियत संघ अपने सारे देशों से अपनी सारी बात को मनवाया करता था। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। अब ये पॉइंट मैंने दो जगह लिख दिया, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है, एक पॉइंट पर उसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू। इसी प्रकार एक सिक्का जिसकी दो साइड होती हैं, सेम इस पॉइंट के दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड हैं। नेगेटिव साइड को डिस्कस करते हैं। मानो आपके देश में बीजेपी का राज है, जो वो कहेगी आपको मानना पड़ेगा। राज इन द सेंस उसके अलावा ना तो कोई पार्टी बन सकती, ना कोई पार्टी है, ना ही कोई होगी। तो इसे कहते हैं उसका राज होना, दबदबा होना। भैया वो कहेगी ये करो, आपको वो करना पड़ेगा, वो कहेगी ऐसा करो, आपको वैसा करना पड़ेगा। इसी चीज़ को कहा गया कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। आप मेरे से पढ़ते हैं या आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, उसने और आपने एक समझौता करा या आपके बीच एक छोटा सी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ हम 7 से 8 MWF में पढ़ा करेंगे, पर वो टीचर आपको कह रहा है सुबह 6 बजे आओ, अगले दिन कह रहा है 7 बजे आओ, फिर कह रहा है 5 बजे आओ। ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज़ को करने का नियम, कायदा, कानून, दायरे होते हैं। उसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा था, दबाव था, वो बढ़ता चला गया कि भैया इस तरीके से आपको खाना मिलेगा, इस तरीके से आपको काम करना होगा, इतनी आपकी सैलरी होगी। तो लोग जो हैं किलस गए, उनके अंदर आक्रोश की भावना पैदा हो गई जो बढ़ती चली गई। इसी प्रकार जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रूस की प्रमुखता। इसका क्या मतलब है कि जो सोवियत संघ था वो ग्रुप था, यानी 17 देश उसमें थे, तो उसमें रूस जो था वो सबका पिताजी, सबका पापा बनकर बैठा था। यानी सोवियत संघ में जो ऑर्डर देने का काम कर रहा था, आदेश जारी कर रहा था कि आप ये करें, या आपके देश में या आपके एरिया में इस तरीके से शासन होगा, वो कौन कर रहा था? रूस। तो यही कारण बन गया कि एक देश बाकी देश किलस गए कि भैया आप हो कौन, आप ही क्यों ऑर्डर दे रहे हो, हमारी भी सुनो, मिलकर सोवियत संघ को आगे बढ़ाते हैं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं परिणाम क्या निकला? सोवियत संघ का विघटन। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था ठप। आप सभी को पता है एक टाइम ऐसा आ गया था कि सोवियत संघ में केवल हथियारों का उत्पादन हो रहा था। सोवियत संघ में बंदूकें, असला, बारूद, परमाणु, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चे हुआ करते थे। इन्हीं चीज़ों को उत्पादन के क्षेत्रों में डाल दिया गया था। एक बात बताओ, यदि आप अब पैसा कमाते हैं तो आप अपने मन से खाएंगे, अपने मन का खाएंगे, परंतु जो खाना है वो भी निश्चित कर दिया गया था। खाना बाहर से मंगाया जाता था। प्रोडक्शन नील। क्या काम हो रहा है? हथियार, बंदूकें बन रही हैं, यूँ मारते ना टिकटॉक में धूम, वो वाला हिसाब चल रहा था। तो यही कारण थे जिससे हमारे सोवियत संघ का विघटन हो गया। आई होप आपको लास्ट वीडियो में, उस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मैं आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि हम शॉक थेरेपी पढ़ चुके हैं, वही आघात पहुंचाकर उपचार करना, या आपकी भाषा में कहूँ चाटा मारकर ठीक कर देना, परंतु ऐसा होता नहीं है। यह व्यवस्था जो है शॉक थेरेपी या फेल हो गई थी। याद है किसने ये सजेस्ट करी थी? बताओगे?
IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था। हम शॉक थेरेपी के बारे में बात कर रहे थे कि शॉक थेरेपी को जो दिया गया था वो किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा। अब आपके बात दिमाग में आई होगी, जब ये शॉक थेरेपी का प्रस्ताव रखा गया, वैसे शॉक थेरेपी कोई प्रस्ताव नहीं है, ये इतिहासकारों द्वारा उस घटना का नाम है शॉक थेरेपी। परंतु जब उन्हें कहा गया कि आप साम्यवाद छोड़कर पूंजीवाद की ओर बढ़े, तो उस समय सोवियत संघ पर जो राज कर रहा था उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था? मिखाइल गोर्बाचेव। बड़ा अजीब सा नाम है, कोई बात नहीं, आगे बताते हैं आपको इसके बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दो नीतियां लाई गई, पेरेनेस्काइका, ग्लासनोगोत। आपको ये पढ़ने में दिख रहा होगा पेरेनेत्रका और ग्लासनोस्ट, पर इसको कहा जाता है पेरेनेस्काइका और ग्लासनोगोत। ये जो दो नीतियां हैं ये किसके द्वारा दी गई थी? ये मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के उस समय शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा इन दोनों योजनाओं को, इन दोनों नीतियों को दिया गया था। एक के अंदर क्या था कि आप उत्पादन प्राइवेट कर ले, यानी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो अब आपके हाथ में होगा, और दूसरे के अंदर साम्यवाद से आगे बढ़ना था, यानी पूंजीवाद की ओर संक्रमण करना था। इन शॉर्ट इन दोनों को ही शॉक थेरेपी आप कह सकते हैं। ये दो नीतियाँ मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई, उत्पादन बढ़ाने के लिए, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने के लिए। यही कारण था सोवियत संघ विघटन हो गया। इसको हम कैसे भूल सकते हैं शॉक थेरेपी को, कि हमने विघटन में नहीं लिखा इसलिए मैंने यहाँ लिखा। ये मुख्य कारण बना शॉक थेरेपी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ का तुलना करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सी व्यवस्था किस प्रकार एक दूसरे से बेटर थी या किस व्यवस्था के क्या फीचर थे। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। USSR सोवियत संघ, कई बार इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवर्जन रशिया आ जाती है एक नंबर में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके फीचर्स क्या थे? राज्य द्वारा नियंत्रित। सोवियत संघ में जो भी काम होता था, उत्पादन, आर्थिक क्रियाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ, उन सभी पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। यानी कितना प्रोडक्शन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इन सारी बातों पर किसका अधिकार है? हमारे सोवियत संघ यानी सरकार का। आगे बढ़ते हैं। इसमें थी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसके अंदर क्या थी सोवियत संघ में? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में जो भी काम किया जाएगा, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर या किसी भी प्रकार की सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, वो प्लान होगा कि जी यहाँ पर गेहूँ कई फसल उगाई गई है, यहाँ पर उसको छाना जाएगा यानी थ्रेशिंग करी जाएगी, आगे जाकर उसको आटे में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उससे और प्रोडक्शन किया जाएगा। ये सभी प्लान था। ऐसा नहीं कि आपने आटे की मशीन लगा ली, चक्की लगा ली और गेहूँ लेकर आप आटा पीसना शुरू कर दो, नहीं, इसके लिए सब प्लान किया गया था। शिक्षा कैसी होगी, किस प्रकार के टीचर होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, सारी बातों को प्लान किया गया था। आगे था राज्य का स्वामित्व। इसका सोवियत संघ का एक फीचर है राज्य का स्वामित्व। पूरे देश में कोई भी चीज़ होगी आप राज्य के खिलाफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया इसमें राइट टू वोट था, आप चुनाव में वोट डाल सकते थे, पर ऐसा वोट किस काम का जिसमें आपको ऑप्शन ना मिले। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ये दो चीज़ें हैं, इनमें से एक चूज़ कर लो, तभी तो आपको फ़ायदा है। पर मैं कहूं भैया ये है, यही खाना पड़ेगा, आप कैसे चूज़ करोगे? मैंने आपको कहा, आपने मेरे से कहा कि कुछ खाना है, मैंने कहा बताओ क्या खाओगे? आपने बोला समोसा खाऊंगा, और भैया मेरे पास तो समोसा नहीं है, मैंने आपके हाथ में जलेबी थमा दी। यानी जो मैंने आपसे पूछा क्या खाओगे, बेकार गया। उसी प्रकार सोवियत संघ में एक अधिकार था राइट टू वोट,
वोट डालने का अधिकार, जिसके बारे में आप चर्चा 11वीं क्लास में कर चुके हैं, परंतु वो बेकार था। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट डालना था कम्युनिस्ट पार्टी को। वोट डालो या मत डालो, सरकार या सत्ता में कौन आएगी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो यही इसका एक फीचर था। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नेगेटिव फीचर था पूंजी, व्यक्तिगत पूंजी ना होना। ये पॉइंट इन सब में लगभग क्लियर हो चुका है। व्यक्तिगत पूंजी ना होने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन नहीं होना। आपके पास किसी प्रकार की पूंजी नहीं होगी। आपकी जो भी पूंजी है, पूंजी इन द सेंस जो आपका कारोबार है, उस पर सरकार का नियंत्रण है। ये नहीं कि आप एक डॉक्टर हो, आपको क्लिनिक अपॉइंट किया गया तो जिस क्लिनिक पे आप बैठे उस पर आपका अधिकार है। नहीं, आप वहाँ पर एज अ सर्विसमैन, आप वहाँ पर सर्विस दे रहे हो, इतना ही आपका काम था। इसकी मुख्य विशेषता जो बचती है समाजवाद, जिसे मैं कई बार बता चुका हूँ। 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है। समाजवाद का उद्देश्य होता है जन कल्याण। अब ये जन कल्याण क्या होता है? जन कल्याण के अंदर जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाता है। तो समाजवाद क्या है? ऐसी व्यवस्था या ऐसी विचारधारा जिसके अंदर सारी आर्थिक गतिविधियां व क्रियाकलापों पर सरकार का नियंत्रण होता है और इसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। सोवियत संघ खत्म हो गया, विघटन हो गया 1991 में। अमेरिका क्या बना? पूरी दुनिया में महाशक्ति बना। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की विचारधारा या अमेरिका के फीचर्स के बारे में जानते हैं। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, बेटे इसका मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हो, मानो आपका कोई प्रोडक्शन है कपड़े बनाने का, तो उसमें राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप का मतलब होता है अपना हाथ डालेगा या आपका इंटरफेयर करेगा। फॉर एग्जांपल, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, राज्य क्या करेगा? एक टैक्स निर्धारित कर देगा, जी हाँ आप 10%, 5%, 12% जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से टैक्स पे करते रहें। कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूसर के ऊपर है, आपके ऊपर। राज्य का उससे कोई लेना देना नहीं। राज्य नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, उन नियम कानूनों को हम फॉलो करेंगे और अपनी मर्जी से प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कितना, कहाँ, कैसे, कौन प्रोडक्शन करेगा, ये सभी जनता के हाथ में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता। बेटे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि व्यक्तिगत पूंजी का ना होना, यानी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप एक 4 दीवारी में बंद क्लिनिक ही चला सकते हो, पर यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता है। आप विकास करो, पैसे कमाओ, अपना बंगला खड़ा करो, कुछ भी लो, कार लो, आगे बढ़ो। तो अमेरिका में क्या किया जाता था? व्यक्तिगत पूंजी, आप अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो, अपना कारोबार बढ़ाओ। आज आपने एक कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री डाली है, उसको बड़ा करो, अगले लेवल पर लेके जाओ। आज आप अपने मोहल्ले में कपड़े बेच रहे हो, राज्य में बेचो, राज्य के बाहर बेचो, फिर देश के बाहर ले जाओ। वहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती थी, आगे बढ़ाया जाता था। इसी पर आधारित है स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता। इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, इंपॉर्टेंट लेकर चलते हैं। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता क्या होती है? इसके अंदर आज मैंने कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री डाली जिसमें मैं केवल 100 पीस बना रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे को देखा किसी ने, उस पर पैसा था, उसने भी फैक्ट्री डाल ली। सरकार कुछ कहेगी? नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार पीछे हट जाएगी। सरकार दोनों को बराबर नियम और कानून देगी। मेरी मर्जी, मैं कितना उत्पादन करूं, कहाँ उत्पादन करूं, कैसे उत्पादन करूं या क्या उत्पादन करूं। सेम जो पर्सन बी है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसके ऊपर भी सेम नियम लागू होते हैं। बस टैक्स या जो नियम कानून की व्यवस्था है वो दोनों के लिए बराबर रहेगी। कि लाइक जो बिजली की यूनिट है आपको शायद 15 रुपीज़ मिले, तो सेम दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। इसमें क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? आप देखिए, मैं जो कपड़ा बना रहा था, जिसमें मैं ये शर्ट बनाकर 100 रुपये की बेच रहा था, वो व्यक्ति आया 110 रुपये में बेच रहा है, पर मेरे से अच्छी बेच रहा है, डिज़ाइन नए नए लेके आया। इससे फ़ायदा क्या है? जो जनता है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल रहे हैं, मैंने देखा कि भाई मेरे से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दे रहा है, अच्छा डिज़ाइन दे रहा है, तो मैंने भी काम को आगे बढ़ाया। उसमें और मेरे में कंपटीशन लग गया कि देखते हैं कौन सी कंपनी या कौन सी फैक्ट्री आगे बढ़ेगी और विकास करेगी। ये बहुत मुख्य पॉइंट है अमेरिका के फीचर्स में। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता, आप खुले हैं, आप व्यापार करें, आगे बढ़ें, विकास करें। बाजार नियंत्रित, बेटा इसका क्या मतलब होता है? कितना उत्पादन होगा, कहाँ होगा,
कैसे करेगा, ये बाज़ार डिस्कस करता है, बाज़ार डिसाइड करता है। जैसे मैं 100 कमीज रोज़ बनाता हूँ, ठीक है, वो बिक्री है 100 की 100 रोज़ बिक जाती है, तो मुझे पता है कि मेरा जो बाज़ार है वो 100 कपड़े मेरे रोज़ बिक रहे हैं। भाई एक दिन नहीं बिके तो यानी मेरा प्रोडक्शन कम किसने करा, बाज़ार ने। अगले दिन 200 बिकेंगे, तो यही सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, बाज़ार। सरकार नहीं कहेगी कि 100 शर्ट बनाओ या 200 बनाओ, जितनी बिक्री है बनाओ, बेचो, मुनाफा खाओ, सरकार को टैक्स करो। आपका भी विकास, सरकार का भी विकास। अगला है अधिकतम लाभ। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है। अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य है अधिकतम लाभ, अच्छा माल प्लस अधिकतम लाभ। मुख्यतः रूप से अधिकतम लाभ इसका उद्देश्य होता है, बढ़िया से बढ़िया बनाना, बढ़िया से बढ़िया बेचना और अच्छे से अच्छा लाभ कमाना। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस में अपने दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करा, सोवियत संघ के बारे में जाना, उसकी प्रणाली जानी, उसके विघटन के कारण जाने, फिर हमने जाना सोवियत संघ प्रणाली के फीचर्स क्या क्या थे कंपेयर टू अमेरिका। यानी अगर हम अमेरिका और सोवियत संघ को डिस्कस करें कि किसकी प्रणाली बेटर थी, तो हमारे सामने ये कुछ बातें निकल कर आती हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से ठीक है, इसके अपने फायदे हैं, उसके अपने फायदे हैं। अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जन कल्याण नहीं होता, यानी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, कमाओ और खाओ। दोनों तरफ अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, इन चीज़ों की बातें होती हैं। इसी प्रकार अमेरिका के अपने फीचर हैं, अपनी दिक्कतें हैं, सोवियत संघ के अपने फीचर्स हैं, अपनी दिक्कतें हैं। तो यहीं पर आज हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे बताएं। वीडियो में हम व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक लास्ट में छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, देखिए मार्च में या फेब में जैसे भी आपके नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम शुरू होंगे, इन वीडियोज़ को देखिए और पढ़िए, टाइम को वेस्ट मत करो, यूटिलाइज़ करो। ड्यू जाना है ना, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में 95 लाने, नॉलेज लो, आराम से पढ़ाई करो, टाइम को वेस्ट मत करो। वैसे भी तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें देखते हो, थोड़ा ये देख लो। चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।